सची पाराशर और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। और आज बात अखिलेश यादव के उस गुलिस्ते की जो एक एक रंग को मिलाकर अखिलेश यादव ने बनाया है। लेकिन इस गुलिस्ते में शामिल उन दलों के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। जानकारों की माने तो जिस गठबंधन को हथियार बनाकर अखिलेश यूपी फतेह का दम भर रहे हैं, वही गठबंधन उनके लिए टेंशन बढ़ाने लगा है। क्योंकि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, क्या अखिलेश सबको राजी कर पाएंगे, ये रिपोर्ट में देखिए। अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छोटे दलों का साथ कैसे बनेगी सीट शेयरिंग पर बात। सत्ता के साथ ही सीट शेयरिंग पर बात बाकी। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग को जीतने के लिए अखिलेश ने रंग बिरंगे दलों का गुलदस्ता तैयार किया है। जब इतने लोग साथ हैं और सब दल के झंडे हमारे साथ हैं, तो इतनी रंग बिरंगी पार्टी किसी के पास नहीं होगी। इतने रंगों को जोड़ करके आगे चलने का काम किसी ने नहीं किया होगा। समाजवादी लोग सब रंगों को जोड़ करके एक शानदार और खूबसूरत गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। लेकिन ये गुलदस्ता सीट शेयरिंग तक एक रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है। क्योंकि अखिलेश यादव ने गठबंधन तो कर लिया है, लेकिन किसी भी दल के साथ सीट शेयरिंग वाला फॉर्मूला अभी तक सामने नहीं रखा है। क्योंकि सपा का अभी तक रालोद, सुभाषपा, महान दल, एनसीपी, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और अपना दल के साथ गठबंधन हो चुका है। जबकि आम आदमी पार्टी, आजाद समाज पार्टी, प्रसपा जैसे दलों के साथ गठबंधन की चर्चा जोरों पर है। लेकिन खुद सपा कितने सीटों पर लड़ेगी और सहयोगी दलों के लिए कितनी सीट छोड़ेगी, ये बात साफ नहीं हुई। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सपा 300 से ज्यादा सीटों पर खुद चुनाव लड़ना चाहती है और बाकी 80 से 90 सीटों में सहयोगी दलों को एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। लेकिन ये एडजस्टमेंट अखिलेश के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। क्योंकि सपा और रालोद के बीच 36 सीट पर शेयरिंग की बात कही जा रही है, लेकिन 4 सीटों पर पेच अभी भी फंसा है। और यही हाल गठबंधन के दूसरे साथियों के साथ भी है। क्योंकि राजभर ने सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई दावा नहीं किया है, लेकिन सूत्रों की माने तो उनकी पार्टी की 20 सीटों की डिमांड हो सकती है। और खबर यह है कि राजभर वोटों के समीकरण को देखते हुए अखिलेश उन्हें 10 से 12 सीटें दे सकते हैं। एक सीट भी नहीं देंगे तब भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। आगे बताइए। हालांकि अखिलेश के गुलदस्ते में महान दल और जनवादी पार्टी भी है, जिन्होंने कोई डिमांड नहीं रखी है। ऐसे में माना जा रहा है कि महान दल और जनवादी पार्टी सोशलिस्ट दोनों ही सपा के चुनाव चिन्ह पर किस्मत आजमा सकती है। वैसे भी जनवादी पार्टी के अध्यक्ष संजय चौहान 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के टिकट पर चंदौली सीट से चुनाव लड़े थे। जबकि महान दल ने पहले ही कह दिया है कि सीट शेयरिंग को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। वहीं आम आदमी पार्टी यूपी में 117 सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर चुकी है, लेकिन अब सपा के साथ गठबंधन करने की चर्चाएं हैं। संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात भी की और गठबंधन के संकेत भी दे दिए। ऐसे में सपा यूपी में आम आदमी पार्टी को कितनी सीट देगी, ये बात अभी साफ नहीं है। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी भी सपा के साथ आ सकती है। 28 नवंबर को लखनऊ में अखिलेश यादव से चंद्रशेखर मिलने पहुंचे थे, लेकिन चंद्रशेखर की सीटों की डिमांड काफी ज्यादा है। एक सवाल शिवपाल का भी है, जो सपा के साथ गठबंधन करने के लिए बेताब नजर आ रहे, लेकिन 100 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में कैसे बात बनेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके साथ ही सवाल कृष्णा पटेल की पार्टी अपना दल का भी है, जिसके साथ सपा ने गठबंधन फाइनल कर दिया है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। और अब मुद्दे की बात यह है कि क्या अखिलेश यादव
बिना किसी को नाराज किए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला वक्त रहते पूरा कर पाएंगे, या फिर ये भानुमती का कुनबा भाजपा से ज्यादा अखिलेश के लिए ही टेंशन की वजह बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब बात 22 की चुनावी शतरंज पर भाजपा की 12वीं चाल की, क्योंकि जहां अखिलेश यादव गठबंधन कर अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, तो वहीं भाजपा विरोधी खेमे में तोड़फोड़ कर अपने विरोधियों का खेल खराब कर रही है। आज भाजपा ने सपा, बसपा और कांग्रेस के 12 नेताओं को अपने पाले में मिला लिया, लेकिन भाजपा का दावा है कि ये संख्या यहीं खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि उसके पास 100 नेताओं की पूरी लिस्ट तैयार है, जिसमें से अभी सिर्फ 35 ही आए हैं, जबकि 65 अभी बाकी। भाजपा का तोड़फोड़ प्लान, विपक्ष को खुला ऐलान। तो अभी तो सूची बहुत लंबी है, प्रक्रिया चल रही है, अभी प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है। चुनावी शतरंज पर भाजपा की 12वीं चाल, यात्राओं के सिक्सर से बदलेगी यूपी की पिक्चर। यूपी चुनाव में मुश्किल से 2-2.25 महीने से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, भाजपा का तोड़फोड़ प्लान और ज्यादा तेज होता जा रहा है, क्योंकि एक साथ 12 नेताओं को अपने पाले में लाकर भाजपा ने विपक्ष की लय बिगाड़ दी है। जिन 12 नेताओं ने भाजपा का दामन थामा, उनमें बसपा नेता और 4 बार के पूर्व विधायक जगपाल सिंह, बसपा नेता छट्टू प्रसाद, बलिया के ही अजय कुमार, देवरिया के अमरेश कुमार सिंह, बसपा के योगेंद्र सिंह राठौर, सपा नेता राणा दिनेश प्रताप सिंह, आरबी निषाद, कांग्रेस के शैलेंद्र सिंह पप्पू, सुभाषपा के राहुल देव, निगहत खान और नवनीता पटेल ने भाजपा का दामन थाम लिया है। ये अभी 100 की सूची दिया हूं, उसमें से अभी केवल 35 ही हो पाए हैं। अभी 65 बचे हैं अध्यक्ष जी की सूची में, 65 लोग बचे हुए हैं। भाजपा अब तक सपा, बसपा और कांग्रेस में तोड़फोड़ करके उनके 35 नेताओं को अपने पाले में ला चुकी है, लेकिन ये मिशन यहीं रुकने वाला नहीं है। भाजपा ने 100 से ज्यादा नेताओं की पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है, जो आने वाले दिनों में भाजपा में शामिल होंगे। जानकारों की माने तो भाजपा इन्हें अलग अलग तारीख पर शामिल कराएगी, ताकि चुनाव में माहौल बना रहे और ये संदेश जाए कि भाजपा की हवा है। 2017 में भी भाजपा ने इसी रणनीति पर जमकर काम किया था। इसके साथ ही भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक में चुनाव जीतने की पूरी रणनीति पर चर्चा हुई। इस कोर ग्रुप में भाजपा के सभी 7 सदस्य शामिल हुए। इससे पहले दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। बैक टू बैक कोर ग्रुप की बैठक बताती है कि भाजपा अपनी रणनीति पर किस तरह से काम कर रही है, क्योंकि जहां भाजपा विरोधी खेमे में सेंधमारी कर रही है, तो वहीं जमीन पर खुद को मजबूत करने के लिए यात्राओं का सिक्सर लगाने जा रही है। भाजपा ने अवध, काशी, गोरखपुर, ब्रिज, पश्चिम और बुंदेलखंड में यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी सबने मिलकर तय किया है कि ये जो हमारे 6 जो क्षेत्र बांटे हैं संगठन के दस्ते, उन 6 क्षेत्रों में हमारी यात्राएं निकलेंगी। यात्रा का स्वरूप क्या होगा, तिथि क्या होगी, नाम क्या होगा, ये सारी चीजें आगे अभी बैठक चल रही है, उसमें तय होगा। खास बात यह है कि खुद सीएम योगी भी यात्रा करेंगे, ताकि जमीन पर जनता के मूड को समझा जा सके। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या यात्राओं और सेंधमारी से यूपी फतेह का रास्ता आसान होगा, क्योंकि 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी और हर 5 साल में सत्ता बदलने का यूपी का ट्रेंड रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। मायावती की हुंकार की ओबीसी, जाट और मुस्लिम वाले प्लान की, क्योंकि भाजपा पर इन तीनों वर्गों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला है। साथ ही मायावती अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुकी हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि चुनाव दर चुनाव कमजोर हो रही मायावती अकेले क्या सरकार बना पाएंगी? रिपोर्ट देखिए। 22 की जंग में हाथी की हुंकार, त्रिमूर्ति कराएंगे नैया पार। एक एक सीट का फुल प्रूफ प्लान, माया का खुला ऐलान। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, यूपी की राजनीति और सियासी पारा भी बदल रहा है, और इस बदलते घटनाक्रम में मायावती ने अपनी चुनावी रणनीति से माहौल गर्म कर दिया है,
क्योंकि अभी तक ब्राह्मण और दलित को साध कर 2007 वाली सोशल इंजीनियरिंग के भरोसे काम कर रही थी। लेकिन भाजपा और सपा की गोलबंदी को देख मायावती ने अपनी रणनीति बदल दी है। और ये बदली हुई रणनीति का ही असर है कि मायावती ने ओबीसी, मुस्लिम और जाट समाज के मुख्य और मंडल सेक्टर स्तर के वरिष्ठ पदाधिकारियों को प्रदेश की सुरक्षित विधानसभा सीटों पर अपने अपने समाज के लोगों को बीएसपी में जोड़ने की जिम्मेदारी सौंप दी है और सरकार पर मुस्लिम, जाट और ओबीसी के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए हमला भी बोला है। भाजपा सरकार में हमें धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से खासकर मुस्लिम समाज के लोग भी हर मामले में व हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा दुखी नजर आते हैं। इस सरकार में अब इनकी तरक्की होनी भी लगभग बंद सी हो गई है। ज़्यादातर फर्जी मुकदमों में फंसा के इनका काफ़ी उत्पीड़न भी किया जा रहा है। साथ ही नए नए नियमों व कानूनों के तहत इनमें दहशत भी काफ़ी पैदा की जा रही है। माया के हमले के बाद भाजपा ने पलटवार करते हुए माया के बयान को बेबुनियाद बता दिया। बीजेपी ने एक न्याय किया है। पहली बार किसी ने आज तक मुस्लिम बंधुओं की आर्थिक उन्नति के बारे में नहीं सोचा। बीजेपी ने जितनी भी योजनाएं लाए हैं, चाहे गैस के कनेक्शन हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय का निर्माण हो, चाहे सम्मान राशि हो, चाहे 1000 रुपए गरीब लोगों को देने का बात रहा हो, चाहे हर घर नल की योजना रही हो, चाहे डीएपी खाद की सब्सिडी का रहा हो, कितनी भी योजनाएं अगर मैं गिनाने लगूं तो सारी योजनाओं में सबको समान प्रतिनिधित्व मिला है। ये मेरा, ये तेरा, ये इस धर्म का, वो उस धर्म का, इस आधार पर बीजेपी सरकार ने ना कभी काम किया है, न हमारे एजेंडे में है। हमारा एजेंडा एकमात्र है, सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, इस जानकारी इस बात की बता दीजिए बहन जी को कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। सबका साथ सबका विकास का संकल्प है, उसे जमीन पर उतार करके दिखा देने का काम किया। मायावती की रणनीति दलित, मुस्लिम, ओबीसी, जाट और ब्राह्मण वोट के सहारे 5वीं बार यूपी की सत्ता पर काबिज होने की है। यही वजह है कि मायावती ने अकेले यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मतलब जहां सपा गठबंधन को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, वहीं मायावती ने किसी भी गठबंधन से दूरी बना रखी है। बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते पर ही उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अपनी पूरी और दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी सन 2007 की तरह फिर से पूर्ण बहुमत के आधार पर सत्ता में आएगी। हाथी की राह में कांटे भी बहुत हैं, क्योंकि 2017 में 19 विधायकों वाली बसपा के पास आज की तारीख में सिर्फ 4 विधायक बचे हैं, जो बताता है कि साल दर साल बसपा से नेताओं का मोह भंग हुआ है। क्योंकि 14 सालों तक मायावती के ओएसडी रहे गंगाराम अंबेडकर ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। गंगाराम अंबेडकर मायावती के महत्वपूर्ण सलाहकारों में से एक रहे हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है कि मायावती के लिए यूपी फतेह करना कितना आसान है, या फिर रणनीति बनाकर मायावती चुनाव लड़ने की सिर्फ रस्म अदायगी कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब बात देवस्थानम बोर्ड की, जिसको लेकर उत्तराखंड की सियासत पिछले कई महीनों से गर्म थी। विपक्ष मुद्दा बना रहा था, सरकार पर हमला बोल रहा था, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार के साथ शुरू हुए इस चैप्टर को आज धामी सरकार ने खत्म कर दिया। धामी सरकार के इस फैसले से हर कोई खुश है, सिवाय विपक्ष के, जिसके हाथ से एक बड़ा मुद्दा छिन गया। 22 की जंग, देवस्थानम बोर्ड भंग। चुनाव से पहले धामी सरकार का बड़ा दांव। जिस देवस्थानम बोर्ड को लेकर देवभूमि का सियासी पारा पिछले 1 साल से 7वें आसमान पर था, उस देवस्थानम बोर्ड को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भंग कर दिया है। हम लोग पूरे काम कर रहे हैं, उत्तराखंड राज्य में कर रहे हैं, किसी वजह से कोई काम नहीं लगा है। कुछ लोग केवल चुनाव के लिए यहाँ पर अपने एजेंडे सेट करते हैं। आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड का गठन पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था, जिससे 4 धाम समेत 51 बड़े मंदिरों का अधिकार छिन गया था। लेकिन ये फैसला साधु संतों को इतना नागवार गुजरा कि एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया, जिसे विपक्ष ने खूब खाद पानी दिया।
लेकिन अब जब ये बोर्ड भंग हो गया है तो विपक्ष के हाथों से एक बड़ा मुद्दा निकल गया है। हारी हुई मनोवृत्ति से काम कर रही सरकार चुनाव में आसन्न हार को देखकर घबरा कर उठाया गया कदम है। आदरणीय तीर्थ पुरोहितों की एकता की जीत है, ये कांग्रेस पार्टी के संघर्ष की जीत है। हम पहले दिन से, जब से देवस्थानम बोर्ड का एक्ट ये लोग लाए, सरकार लाई, सरकार घमंड में थी, सरकार दंभ में थी, सरकार अपने बहुमत का दबाव देकर इस एक्ट को लाई। आखिरकार सभी तीर्थ पुरोहितों का संघर्ष काम आया और इस अहंकारी सरकार को ये देवस्थानम बोर्ड का जो बिल है वो वापस लेना पड़ा। हालांकि मुख्यमंत्री धामी ने विपक्ष से राजनीति छोड़ इस फैसले का स्वागत करने की अपील की है। पिछले दिनों देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों ने, तीर्थ पुरोहितों ने, हक हकूकधारियों ने और जो पंडा समाज के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने सभी से बात करी है। हमने सारे विचारों पर, सारे पहलुओं पर सारा विचार करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं। धामी सरकार के इस फैसले से साधु संतों की खुशी लौट आई है। सभी इस फैसले का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या देवस्थानम बोर्ड भंग करने से धामी के लिए 22 का रास्ता साफ हो जाएगा? क्योंकि साधु संतों के लिए देवस्थानम नाग की लड़ाई थी, जिसको लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी तक चली गई। जब पीएम मोदी नवंबर में केदारनाथ दौरे पर पहुंचे तो साधु संतों ने उनका विरोध भी किया। हालांकि सीएम धामी के समझाने के बाद पुरोहित मान गए थे और अब तय वादे के मुताबिक धामी ने देवस्थानम के चैप्टर को ही खत्म कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये चैप्टर खत्म हो गया है या फिर एक नए अध्याय की शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। अफ्रीका से आए जाली दुश्मन की, क्योंकि अफ्रीका से आया कोरोना का नया वेरिएंट पैर पसारता जा रहा है। अब तक 14 देशों में पहुंच गया है और अब डर है कि अगर ये भारत में आ गया तो क्या होगा। यही वजह है कि सरकार एकदम अलर्ट मोड में। ओमिक्रॉन का साया, तीसरी लहर का डर सताया। अफ्रीका से आया जानी दुश्मन। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर चिंता का माहौल बना हुआ है। बहस चल रही है कि क्या पहले से मौजूद वैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ भी काम करेगी या फिर इसके लिए नई वैक्सीन बनाने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अफ्रीका से आया ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से 6 गुना ज्यादा खतरनाक है। अब तक 14 देशों में ओमिक्रॉन अपनी दस्तक दे चुका है। ऐसे में कई देशों ने पहले से ही खुद को अलर्ट करते हुए ओमिक्रॉन से बचने के लिए पाबंदियां लागू कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य संगठनों के साथ हाई लेवल मीटिंग की, जिसके बाद सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई। राज्यों से कहा गया है कि विदेश से आ रहे सभी यात्रियों का कोविड टेस्ट जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए करवाएं और विदेश से आने वाले यात्रियों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन रखा जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक करते हुए वक्त रहते तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। लेकिन मथुरा में 8 कोविड मरीज मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद गिरधर आश्रम में संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की लिस्ट तैयार कर उन्हें जांच के लिए भेजा है। देखिए, हमारे जनपद में इस हफ्ते में लगातार केस मिल रहे हैं। जहां पे वृंदावन में शीतल छाया एक जगह है, वहां पे लगातार जो बाहर से टूरिस्ट वीजा पे यहाँ आए थे फॉरेनर, वो पॉजिटिव मिल रहे हैं और अब तक 8 पॉजिटिव मिल चुके हैं और पिछले हफ्ते में हमारे 2 केस और थे, तो हमारे 10 केसेस थे, जिनमें से कि 2 का आज होम आइसोलेशन पूरा हो जाएगा, तो 8 हमारे एक्टिव केसेस बचेंगे। यूपी में कोरोना का वैक्सीनेशन बढ़ा दिया गया है ताकि नया वेरिएंट नुकसान न पहुंचा पाए। श्रावस्ती अभी कोरोना मुक्त है, लेकिन हम लोग पूरी तरह से अलर्ट हैं, क्योंकि जिस तरह से नया वेरिएंट आ रहा है उसके लिए हम लोग जो सारी निगरानी समितियों को एक्टिवेट कर दिए हैं। ICCC हमारा जो है ये भी एक्टिवेट हो गया है। सारे हम हेल्थ पर्सनल को इस पर ट्रेनिंग दे चुके हैं और उन लोगों को अलर्ट कर दिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या मौजूदा वैक्सीन नए वेरिएंट पर कारगर होगी, क्योंकि खतरा इसलिए भी ज्यादा है कि कोरोना का ये वेरिएंट 30 गुना तेजी से फैलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।